आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा जो है अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपका, क्योंकि मैंने आपको पिछली कक्षा में ब्लड के विषय में बताया था और कायदे से हमें चलना चाहिए बोन्स की तरफ, क्योंकि ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंतु हम लोग बोन्स को चलें, बोन्स की तरफ आगे बढ़ें, उसके पूर्वत में हमें रुख करना होगा आपके थोड़ा सा डाइटरी वाले पार्ट का, जिसको पोषण बोलते हैं। रक्त जो है वो पूरी तरीके से पोषण के अधीन है और पोषण इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा से किसी ना किसी माध्यम से आपके शरीर में, मतलब आपके शरीर के लिए और आपके सिलेबस के लिए, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, परंतु पोषण की भी हम लोग शुरुआत करें तो आप लोग अब आप लोग चयन कर लीजिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। पोषण में यानी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन को हालांकि हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया है कभी पिछले पिछले समय में, या बोन्स पे कंटिन्यू करें। आप लोग चयन करके बताइए कि बोन्स की तरफ बढ़ जाते हैं, बोन्स के बाद फिर एक बार इसको ले लेंगे क्योंकि बोन्स में भी पोषण आ जाएगा। तो दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पोषण इधर भी और बोन्स भी। तो सर बोन्स, बोन्स को पहले हाँ बोन्स को बोन्स पहले दिया बोन्स देख जाएगा। लेते हैं, मेरे भी हिसाब से ठीक है कि बोन्स देख लेते हैं। बोन्स का लाभ ये मिलेगा कि वो फिर उसके बाद, क्योंकि बोन्स में भी पोषण की आवश्यकता पड़ती है। हेडिंग डाल लीजिए बोन्स, अस्थियां। हेडिंग है अस्थियां। देखिए मानव शरीर में रिजिड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू के समूहों को अस्थि कहा जाता है। रिजिड यानी कि रिजिड को क्या कह सकते हैं, बहुत जटिल संरचना जो होती है, बोन्स कहा जाता है। इसमें शरीर के शरीर के मुख्य पदार्थ संचित रहते हैं। मुख्य पदार्थ जैसे कैल्शियम वगैरह जो है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों ही पदार्थ संचित रहता है। देखिए मानव अस्थियों में रीजेनरेशन की क्षमता अधिक होती है, रीजेनरेटिव पावर्स होती है। अन्य अस्थियों के बजाय, अन्य कोशिकाओं या ऊतकों के बजाय अस्थि ऊतक में या कनेक्टिव टिश्यू के अस्थि प्रारूप में रीजेनरेटिव पावर अच्छी होती है। मानव वयस्क मानव में वयस्क मानव में वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं, जो विभिन्न कार्यों, क्रियाकलापों हेतु उत्तरदायी है। ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देखिए नवजात शिशु में 275 से लेके 300 तक अस्थियां होती हैं। नवजात शिशु में 275 से लेके यानी 275 से लेके 300 तक अस्थियां होती हैं, जो कालांतर में कालांतर में मिल जाती हैं और 206 206 अस्थियों के रूप में मिलके बन जाती हैं। बस ये लीजिए 206 अस्थियां हो जाती हैं आपस में मिलके, फिर 206 अस्थियां हो जाती हैं। अगर यह अस्थियां यह अस्थियां विभिन्न कार्यों को पूर्ण करती हैं और मूलतः दो प्रकार की होती है। पॉइंट नंबर 1, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल।
बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अभी अस्थियों का प्रकार नहीं, कंकाल का प्रकार है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये याद रखिए कि पता लगे अस्थि को ही दो प्रकार का मान ले, नहीं, अस्थियां कई प्रकार की होती हैं, उसके विषय में जानेंगे। अभी पहले स्केलेटल सिस्टम से होते हुए अस्थियों की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए एक्सो स्केलेटल, यानी कि बाह्य कंकाल। एक्सको एक्सो स्केलेटल के शरीर के बाह्य, यह शरीर के बाह्य सतह पर पाया जाता है। यह शरीर के बाह्य सतह पर पाया जाता है। बाह्य सतह पर पाया जाता है, जिससे शरीर को सुरक्षा प्रदान होती है। शरीर को सुरक्षा प्रदान होती है। और अंतः कंकाल में अस्थि यानी बोन्स, उपास्थि यानी कार्टिलेज, अस्थि, उपास्थि, बोन्स या कार्टि और उपास्थि महत्वपूर्ण होती हैं। महत्वपूर्ण होती हैं। अस्थियां अस्थियां सामान्यतः सामान्यतः ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट जैसी संरचनाओं से मिलकर बनती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर इन कोशिकाओं के अंदर हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। हैवर्सियन का होगा HAVERSIAN। हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। साथ ही साथ ही यह संरचनाएं, अभी बताऊंगा क्या होता है हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन बेसिकली एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे है। साथ में ओस्टियोन और लैमेलाई की संरचनाएं अंदर पाई जाती हैं। ऑस्टियोन, लैमेलाई, OSTEON ऑस्टियोन, लैमेलाई LAMALAI लैमेलाई, और लेकूना LACUNA लेकूना की संरचनाएं पाई जाती है। अब बड़ा प्रश्न है कि ये बड़े बड़े नाम आ गए आपके सामने और ये इन नामों से परेशान नहीं होना। हैवर्सियन जो थे वो वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक मतलब अस्थि के अंदर ये व्यवस्था खोजी थी कि एक हड्डी के अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होता है, बस। तो उन्हीं के नाम पे ये पूरा सिस्टम पड़ा और इस कारण से उसे हैवर्सियन कैनाल भी बोला जाता है और हैवर्सियन सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, तो हैवर्सियन कैनाल और हैवर्सियन सिस्टम जो है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? अस्थि के अंदर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई। अगेन एक चीज समझने की है, हमारे हड्डियों के लिए भी ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये क्या करता है? हमारे अस्थियों को मजबूत बनाता है। तो शुद्ध वायु की अपनी महत्ता है और शुद्ध वायु का जब भी मैं नाम लूंगा तो एक नाम आप सभी के सामने हमेशा आपको याद दिलाएगा, वो है प्राणायाम का। कि प्राणायाम जो है वो शुद्ध वायु का शुद्ध वायु को अतिशय मात्रा में पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है। अब लैमेलाई क्या होती है? लैमेलाई जो होती है वो बेसिकली कोशिकाओं का एक समूह जो है, अस्थि कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिसको लैमेलाई या लैकुना बोलते हैं। लैकुना जो होता है वो छोटा छोटा गैप होता है अस्थियों के बीच में, उसे लैकुना बोला जाता है, बस। अब ये टर्म्स ऐसे पूछा जा सकता है कि आपके परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो तो, या किसी के यहाँ योगा कराने भी जा रहे हो तो वो आपसे जनरली ये पूछ सकता है कि सर लैमेलाई ये क्या है, या आप किसी का रिपोर्ट देख रहे हो तो उसमें ये दिखा रहा है कि लेकुनाज में स्पेस ज्यादा है, स्पेसियस लेकुना। अब आपको पता नहीं कि लेकुना क्या है। लेकुना का मतलब कि अस्थि की जो कोशिकाएं हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सामान्य से ज्यादा गैप मिल रहा है। ठीक है, अब लिखिए अस्थि कोशिकाएं। कौन कौन सी कोशिकाएं मिलकर अस्थियां बनाती हैं उसके विषय में लिखते हैं। बोन सेल्स, हेडिंग डालिए बोन सेल्स। पहला है ऑस्टियो, जो शब्द होता है वो हड्डी से संबंधित है, तो ऑस्टियो तो कॉमन रहेगा सब में।
तो लिख लीजिए ओस्टियो, OSTEO, ओस्टियो, ब्लास्ट, साइट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, अब ये जो प्रोजेनिटर सेल्स है ना, ये बनती किससे है? ब्लास्ट और साइट से। ओस्टियोसाइट्स प्लस ओस्टियोब्लास्ट इज इक्वल टू लिखिएगा ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। इन्हीं से अस्थियों का पूरा निर्माण होता है और ये हड्डी निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ठीक है, लिखिए अब ऑस्टियोक्लास्ट हेडिंग डाल लीजिए। थोड़ा सा इनकी कोशिकाओं के बारे में लिख लेते हैं। थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा अस्थियों के विषय में। मैं सिर्फ अगर आपको नाम पढ़ाऊंगा अस्थियों का नाम, तो वो आपके साथ बेईमानी होगी, आपके कोर्स के साथ बेईमानी होगी। अगर मैं आपको बता दूं इसे फ्रंटल बोलते हैं, इसे पैराइटल ऑक्सीपिटल, यानी पूरी लॉबी पढ़ा के छोड़ दूं आपको, तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हर लेक्चर में ही है। जितने भी लेक्चर में रहे यूट्यूब पे, सब पे कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। तो लिखिए ऑस्टियोक्लास्ट, लिखिए ऑस्टियोब्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि बनाने की कोशिकाएं होती हैं। दूसरा पॉइंट है बोन मैट्रिक्स से बहती है, बोन मैट्रिक्स से बहती है और अस्थि में मिनरल प्रवाह को नियमित करती है। मिनरलाइजेशन के लिए जो मिनरल्स जाता है, जैसे कैल्शियम, सोडियम वगैरह, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आगे लिखिए ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं, ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं, इसको री एब्जॉर्बिंग सेल्स भी बोलते हैं, री एब्जॉर्बिंग सेल्स भी बोलते हैं। री एब्जॉर्ब कर लेती है चीजों को और अस्थि के डीमिनरलाइजेशन के लिए जरूरी है। यानी कोई तत्व ज्यादा बढ़ गया, जैसे आप सुबह शाम कैल्शियम की गोली खाए जा रहे हो, तो अतिशय मात्रा में कैल्शियम बढ़ गया, तो उसको कौन मेंटेन करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। और कभी भी एक बात याद रखिए, किसी भी क्लाइंट के हड्डी में दर्द हो रहा है, कभी भी आप किसी को योगा सिखा रहे हैं या जनरली क्लास ले रहे हैं और अस्थि में दर्द है, तो आपको सबसे पहला जो टेस्ट कराना होता है वो BMD टेस्ट होता है। कभी भी आप याद रखिए, BMD टेस्ट जो है वो अस्थि के मिनरल्स की डेंसिटी को चेक करके बता देता है। बोन मिनरल डेंसिटी बोला जाता है। और कभी भी कोई ऐसे क्लाइंट हो जिनको कमर में दर्द हो रहा हो, तो आप उनसे बोलिए एक बार कि पहले तो पूरे शरीर का BMD करा लो एक बारी। अस्थियों का BMD होके निकल के आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा मिनरल है जो परेशान कर रहा है या किस मिनरल की कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोशिका ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा एक्टिव हो गई हो। तो ये जो है ये पूरी तरीके से आपके बोन्स के मिनरल्स का हिस्सा होता है। आगे लिखिए, लिखिए अस्थि, अस्थि सामान्यतया, सामान्यतया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वैसे अस्थि के कई प्रकार हैं, लंबी बोन, चिपटी बोन, ये वाला नहीं, मैं बनावट के हिसाब से बता रहा हूँ। पहला है इन्वेस्टिंग बोन, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग बोन, जिससे कालजात अस्थि भी बोला जाता है। कालजात समय के हिसाब से बनने वाली अस्थि। और दूसरी है उपास्थि जात, यानी कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज बोन। इन्हें रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है। कार्टिलेज वाली को लिख लीजिए ब्रैकेट में, रिप्लेसिंग बोन। भ्रूण, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है उस समय परिवर्तन के कारण से बनता है। ठीक है, अब लिखिए अस्थियों के अंदर उपस्थित इनऑर्गेनिक मिनरल, कौन कौन सा मिनरल आवश्यक है या होता है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स लिखिए अस्थियों में, अस्थियों में 1 2 3 4 करके लिखिएगा। कैल्शियम नंबर 1, फॉस्फोरस नंबर 2, मैग्नीशियम नंबर 3, मैग्नीशियम नंबर 3, पोटेशियम नंबर 4, पोटेशियम नंबर 4, फॉस्फोरस नंबर 5, फॉस्फोरस नंबर 5,
फॉस्फोरस बोला था मैंने शायद, सिट्रेट, सिट्रेट, जिनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस को आप अंडरलाइन लगा लीजिएगा, ठीक है। और लिखिए शरीर को, ब्रैकेट में लिखिएगा, शरीर को अधिकतम कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में ही मिलता है, कैल्शियम फॉस्फेट के ही रूप में मिलता है। अभी जो जो 1 2 3 करके लिखा था, इनके आगे इनका परसेंटेज भी लिख लीजिए, कितना होता है। कैल्शियम तकरीबन 25%, फॉस्फोरस तकरीबन 12%, और बाकी सब आधे प्रतिशत से भी कम, 25 और 12, ठीक है। आगे लिखिए, ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक था, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में लिखते हैं। लिखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में या ऑर्गेनिक प्रकारों में अस्थि का, ये इनऑर्गेनिक था ना ये सब, जिसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक जिसको बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थों में क्या क्या होता है, लिखिए कार्बनिक पदार्थों में कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स और ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स उपस्थित होता है। अब ये लिख तो लिया आपने, लेकिन ये आपके बुद्धि के पार चला जाएगा, इसलिए एक तरीका अपनाते हैं, सिंपल सा एक तरीका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोला जाता है। ग्राफ बना लेंगे तो आप क्या कीजिए, अपने कॉपी को, जैसे आपकी कॉपी ऐसे है, ऐसे, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लीजिए। और पहले लिखिए कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स, कॉम्पोजिशन ऑफ बोन्स, दो हिस्सों में उसको बांट दीजिए, एक तरफ लाइए मैट्रिक्स और एक तरफ लेके जाइए कोशिकाएं, मैट्रिक्स और कोशिकाएं, मैट्रिक्स एक तरफ कोशिका। अब जिधर मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया मैट्रिक्स को दो हिस्सों में बांटिए, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन होता है, और अकार्बनिक उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, मुख्य अवयव कार्बन नहीं होता है। अब ऑर्गेनिक वाले को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के तीन, ऑर्गेनिक में तीन, कोलेजन तंतु जिसको बोलते हैं कोलेजन, दूसरा है पॉलीसेकेराइड जो आपने लिखा, और तीसरा है प्रोटीन्स जिसमें कोलेजन ना, नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन, बस प्रोटीन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वाले में मैंने आपको बताया तीन था, कोलेजन और पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आपने लिखा है कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक में दो महत्वपूर्ण, बाकी सब आधे से कम है, होता सब है लेकिन आधे से भी कम है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में कैल्शियम और फॉस्फोरस। और अब सेल्स वाले के चार बच्चे, सेल्स वालों में चार प्रकार की मूल कोशिकाएं हैं। पहला है कौन कौन सा, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट और प्रोपिजेनेटर, प्रोपिजेनेटर, ठीक है। ये कोशिकाएं हो गई। तो जब भी अस्थि अध्ययन करते हैं तो अस्थियों के नाम को जानने से ज्यादा जरूरी है कि अस्थि बनी किससे और क्या उसमें, अगर आप थेरेपी में जा रहे हैं तो, थेरेपी करने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि अस्थि के निर्माण में किस तत्व की महत्ता ज्यादा है, कौन सा एलिमेंट बहुत प्रयोग मतलब बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, कौन सा एलिमेंट कम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, या इस तरीके की चीजें। और ये सब जांच में पता किया जा सकता है। कैल्शियम हो गया उसके विषय में जान सकते हैं, फास्फोरस हो गया उसके विषय में जान सकते हैं। तो ये मूल चीजें होती हैं, इन्हीं के आधार पे आप अपना एक एक ग्राफ तैयार करते हैं। बाकी जो चीजें हैं कि बाकी सब बच्चों का अध्ययन होता है, ठीक है। कि अब सामान्यतः अस्थि तंत्र को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अगली हेडिंग डाल लीजिए, सामान्यतः
अस्थियों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल या अपेंडिकुलर दूसरा, और अपेंडिकुलर। अपनी आदतों में एक आदत और आपको शुमार करनी चाहिए, वो है प्रतिदिन 1 घंटा लेख लिखने की। प्रतिदिन 1 घंटा लेख लिखित में आपको कलम चलानी तेजी से आनी चाहिए। लिखिए एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में लिखिए, एक्सियल में या हिंदी में लिख सकते हैं इसको आप। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय संस्थान, और अपेंडिकुलर का होता है अपवाही तंत्र पूरा। एक्सियल में लिखिए, एक्सियल में मुख्यतः वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केज यानी कि जो ये रिब केज होती है ये, और वर्टिब्री का मतलब वो जो आपकी स्पाइन वाली जो रीढ़ की हड्डी है वो, और स्कल, ये होता है एक्सियल। एक्सियल, ठीक है। और अपेंडिकुलर में, अपेंडिकुलर में हाथ और पैर की अस्थियां आती हैं, कुल्ले की भी अस्थि इसी के तहत आती है, हिप बोन भी इसी के तहत आती है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए खोपड़ा। खोपड़ा का मतलब स्कल, स्कल। अब शुरू हो गई राम कहानी, महाभारत कहानी कह लीजिए, राम कहानी नहीं। महाभारत कहानी का मतलब ये कि बर्बरीक जो है वो अर्जुन के कौन थे। अब अर्जुन की मौसी की बुआ उनसे ऐसे करके जो होती है ना पूरी कहानी, तो उसमें जोड़ते जोड़ते जाओगे कि इसका ये उसका वो, उससे वो बहे थे तो उनका ऐसे हुआ था, तो ऐसे ऐसे, तो वो कहानी ऐसे आती है अस्थि तंत्र में, इसलिए इसको बोलते हैं महाभारत कहानी। तो हेडिंग डाल लीजिए खोपड़ा यानी स्कल। देखिए इसमें, इसमें क्रैनियम की 8 अस्थियां यानी ऊपर की 8 अस्थियां, 14 फेशियल बोन्स, 14 फेशियल बोन, चेहरे की 14 अस्थियां, और कान की, कान के आसपास की 6 अस्थियां शामिल होती हैं। तीन तीन होती है ना, कौन कौन सी? स्टेपिसिंकस मेलियस, ये सब नाम बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा मैं वैसे तो, ठीक है। 8 अस्थियां क्रैनियम की, 14 अस्थियां फेशियल की, और 6 अस्थियां जो होती हैं ऑडिटरीज होती हैं। अब आगे लिखिए, एक का नाम लिखिए पैराइटल बोन। मूल मूल में लिखवा देता हूँ। पैराइटल इधर जो होती है मध्य में, फ्रंटल ये आगे का माथा, ऑक्सीपेटल ये पीछे वाली लॉबी, पीछे, टेम्पोरल ये साइड का, टेम्पोरल या आँख के पीछे इथेमॉइड। स्पेलिंग बोल देता हूँ सबकी, पहले से लिख लीजिए। पैराइटल का होता है PARIETAL पैराइटल। फ्रंटल का होता है FRONTAL फ्रंटल। उसके बाद ऑक्सीपिटल का होगा OCCIPITAL ऑक्सीपिटल। फिर बात आती है टेम्पोरल की, TEMPORAL टेम्पोरल। फिर सेफनॉइड की होती है SPHENOID सेफनॉइड। और यही होती है पीछे नीचे की तरफ इथेमॉइड, ETHMOID इथेमॉइड, इथेमॉइड, ठीक है, इथेमॉइड। अब चेहरे की कुछ महत्वपूर्ण जो है, देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि 22 देखने को मिलती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, इस कारण से उनका पूरा अध्ययन आवश्यक नहीं है आपके लिए, परंतु आपका कुछ का नाम लिख लीजिए। नेजल, नेजल बोन लिखिए, ये यहाँ पे जो है नेजल। लैक्रिमल, LACRIMAL लैक्रिमल, लैक्रिमल, लैक्रिमल वो जो रोने वाली होती है ना, जब आप रोते हैं तो वही आंसू के लिए वही जिम्मेदार है। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक गाल की जो अस्थि होती है जाइगोमेटिक। मैग्जीला, मैग्जीला ये जो बिल्कुल ऊपर मूंछों के आसपास का हिस्सा जो होता है उसे मैग्जीला बोलते हैं। मैंडिबल जिसे ठुड्डी बोला जाता है, जो हिल रहा होता है मैंडिबल। फिर होता है यहाँ पे नाक के पीछे जो खाली स्थान होता है कोंचास, कोंचा, इसको इंफीरियर नेजल कोंचा भी बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कोंचा भी बोलते हैं। ये आपके चेहरे की महत्वपूर्ण अस्थियां हैं जो आपको हर समय याद रहना चाहिए, ठीक है। मैंडिबल हो गया आपका,
उसके बाद फिर इधर कोनचास हो गए, लैक्रिमल बोन्स हो गई, है ना, ये जाइगोमेटिक वगैरह, इन अस्थियों को तो कभी नहीं भूल सकते आप। अब आगे देखिए, 12 जोड़ी रिब केज होती है, 12 जोड़ी रिब केज होती है। रिब्स में 12 अस्थियां, मतलब 24 हो गई, 12 दूनी 24, जिसमें से कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स होती हैं। कुछ ट्रू रिबकेज होती है और कुछ फॉल्स रिबकेज होती है। कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स रिबकेज होती है। फॉल्स रिबकेज 8वें 9वें 10वें पेयर में होती हैं। 8वें 9वें 10वें वाले में के आसपास के हिस्से में ये होती हैं, मतलब 8वें से नीचे जाती हैं ये तो, ठीक है। और ट्रू रिबकेज जो होती है उसके ऊपर होती है। और 11 12 को फ्लोटिंग रिबकेज कहा जाता है। 11 और 12 को फ्लोटिंग रिबकेज कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए ना, 8 9 10 आपकी फॉल्स हो गई, 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग है, यानी निकली तो है लेकिन हवा में ही तैर रही है, वो किधर जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिबकेज। और आगे लिखिए, इसके साथ में यहाँ पे कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन होती है, मध्य में स्टर्नम होता है, मध्य में स्टर्नम होता है, और पीछे अब लिखिए, वर्टिब्री में, वर्टिब्री कॉलम में सर्वाइकल की 8, सर्वाइकल 8, थोरैसिक 12, थोरैसिक 12, लंबर 5 और सैक्रल 5 होती हैं। लंबर 5 और सैक्रल 5 होती है। मध्य में स्टर्नम मैंने आपको बताया, इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा एक गले में हड्डी होती है जिसका नाम हॉइड बोन होता है। HYOID, हॉइड बोन कहा जाता है उसे, हॉइड बोन कहा जाता है। अब बात आती है एपेंडिकुलर की। एपेंडिकुलर, अगली हेडिंग डाल लीजिए, एपेंडिकुलर स्केलेटल। एपेंडिकुलर्स में क्लैविकल 2 होती है शोल्डर के पास, क्लैविकल, ये इसी को क्लैविकल बोलते हैं, 2। स्कैपुला 2 होती है, जो पीछे वाली शोल्डर ब्लेड है ना, उसे स्कैपुला बोलते हैं, 2 स्कैपुला। फिर ह्यूमरस 2, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, अल्ना 2, कार्प, कार्पल 16, जो हाथ की पंजे की इधर आसपास की जो होती है ना, ये आपके हाथ के पंजों की। मेटाकार्पल 10, मेटाकार्पल 10, ये दोनों हाथों का बता रहा हूं मैं। और फेलेंजियस 28, फेलेंजियस 28 होती है। ऐसे ही पैरों की अस्थियां, पैरों की अस्थियों में 2 पैर है तो 2 फीमर, 2 फीमर, 2 पटेला, 2 फीमर, 2 पटेला, 2 फिबुला, 2 फिबुला, 2 ही टीबिया, 2 टीबिया, 14 टार्सल्स, 14 टार्सल्स, 10 मेटाटार्सल, 10 मेटाटार्सल, और 28 फलेंजियस होती हैं, 28 फलेंजियस होती है, 28 फलेंजियस होती है।
अब आगे नीचे कुछ और विद्वानों के अनुसार भी, अब क्या होता है ना कि जब आप रिकॉर्डेड सेशन पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बाद में देखते हैं उनको ये लगता है कि अध्यापक जो जान नहीं रहा है, वो गलत ही पढ़ा रहा है। जबकि किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट के लोग बहुत आश्वस्त होते हैं अपने विषय को लेके। वो या तो उस लेक्चर में नहीं बता रहे होते हैं या एक अलग बात होती है। तो हम लोग ऐसी कमी क्यों छोड़ें, है ना। तो क्लासिफिकेशंस में थोड़ा और जान डाल देते हैं। अस्थियों के प्रकार विद्वानों के अनुसार भी पढ़ लेते हैं, जो लोग सामान्यतया 8वीं 9वीं क्लास में जो पढ़ाया जाता है। देखिए अस्थियों को, आगे लिखिए, अस्थियों को कई प्रकार के आधार पे बांटा जा सकता है। कई प्रकार के आधार पे बांटा जा सकता है, जैसे जैसे उनके बनावट के आकार पे, उनकी बनावट के आकार पे, आधार पे, उनकी उपस्थिति के आधार पे, उनकी उपस्थिति के आधार पे, इत्यादि। अब लिखिए, इस प्रकार आकार के आधार पे, आकार के आधार पे अस्थियां, आकार के आधार पे अस्थियां 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की होती हैं। इतना अगर आप पढ़ लेंगे अब ये 8 प्रकार, तो आपका पूरा अस्थि तंत्र आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। फिर आप कभी मतलब अस्थि तंत्र में और कुछ ऐसा नहीं होगा जिसको आपको जानने में बहुत मतलब बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो पहला लिखिए, लंबी अस्थियां यानी लॉन्ग बोन्स। पहला है लॉन्ग बोन्स। दूसरा है शॉर्ट बोन्स, छोटी अस्थियां। तीसरा है फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन। चौथा है इर्रेगुलर बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स। पांचवा है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक में पी साइलेंट है, ये पता नहीं कौन अंग्रेज बनाया था पी साइलेंट वाला। पी पी साइलेंट करके न्यूमेटिक लिखिएगा, स्पेलिंग है NEUMATIC, न्यूमेटिक बोन्स। छठा है सिसेमोइड बोन, सिसेमोइड SESAMOID, सिसेमोइड बोन्स। सातवां है एक्सेसरी बोन्स, एक्सेसरीज बोन्स, ACCESSORY, ACCESSORY, एक्सेसरी बोन्स। और आठवां है हेट्रोटॉपिक बोन, हेट्रोटॉपिक HETEROTOPIC, हेट्रोटॉपिक बोन्स। अब आगे छोटा सा पॉइंट लिखना है, लंबी अस्थि जैसे फीमर, लंबी अस्थि जैसे फीमर, ह्यूमरस, टिबिया एवं फिबुला, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला इत्यादि। शॉर्ट बोन, अगला है शॉर्ट बोन, कार्पल टार्सल्स, कार्पल और टार्सल। फ्लैट बोन, स्कैपुला, कंधे की हड्डी, फ्लैट बोन, स्कैपुला, कंधे की हड्डी। इर्रेगुलर बोन, इर्रेगुलर बोन, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो वर्टिब्रीज। न्यूमेटिक बोन्स, जो न्यूमेटिक का मतलब होता है जो खाली हो, ठीक है। तो खाली अधिकतर तो दिमाग ही है ना सबका। इसके आसपास इसके आसपास की जो अस्थियां होती है, मैक्सिला, इस सेफेनॉइड का हिस्सा जो होता है, या इधर इसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। हॉलो बोन्स सामान्यतः इसको बोलते हैं, टेम्पोरल के आसपास का जो हिस्सा होता है वो। उसके बाद सिसेमॉइड बोन्स, सिसेमॉइड बोन, सिसेमॉइड का मतलब होता है टेंडन्स से और मसल्स से बहुत ज्यादा प्रभावी हो या बधा हुआ हो। तो इसमें अगेन पैरों की जो अस्थियां होती है, जो पंजे वगैरह होता है ना, वो बहुत हद तक वो बना होता है। सिसमॉइड शब्द ही बना है सीसेम सीड से,
सीसेमम बोला जाता है। एनाटॉमी का शब्द है, लैटिन शब्द होता है, उसका मतलब होता है कि छोटे आकार का, जो सीसेसम शब्द होता है मूलतः, और छोटे आकार के कारण से उसको बहुत सारी चीजें बांध के रखती हैं, जैसे उसे सेसमोइड बोन बोला जाता है। उसका एक्सेसरी बोन्स में आपके ये जो हाथ के आसपास का जो होता है ना, जो आकार प्रदान कर रहा होता है, जो बांधे हुए अगेन रोक के रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं आप, जो मेटाटार्सल्स के आसपास का जो हिस्सा है, जो नेविगेशन प्रदान कर रहा है, जो क्षेत्र प्रदान कर रहा है। बहुत छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, आप देखेंगे तो आपके हाथों के बिल्कुल बीचों बीच में। और हेट्रोट्रोपिक बोन, हेट्रोट्रोपिक का मतलब होता है जहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉफ्ट टिश्यू के डेवलपमेंट में जो रोल प्ले करता है। और सॉफ्ट टिश्यू डेवलपमेंट में फीमर का और आपके कमर की हड्डी जो है, जो जंघकूल्हे की अस्थि है, उसके बीच में जो आकार होता है, वहां पे हेट्रोट्रोपिक होता है। सामान्यतः हेट्रोट्रोपिक अब अध्ययन में आया है, पहले तो साथी प्रकार का मान के रह जाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद लिखिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अस्थियां दो प्रकार की होती हैं। दूसरा प्रकार अगेन आ गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अस्थियां दो प्रकार की होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलियस बोन, कैंसिलियस बोन, कैंसिलियस बोन। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो बहुत घनाकार और डेंस इन स्ट्रक्चर हो, और इसी के अंदर सारा रक्त प्रवाह, बोन मैरो का निर्माण और मनुष्य के डेवलपमेंट का, और साथ में नेसेसरी जितने भी मिनरल्स होते हैं, वो सब कॉम्पैक्ट बोन के तहत आते हैं। तो जितनी भी बड़ी अस्थियां आपको दिखती हैं, लगभग लगभग सारी ही मान के चलिए कि सब में सब कॉम्पैक्ट बोन के तहत आ जाती हैं। बाकी जो बचता है वो आता है आपके शॉर्ट लेवल वाले में, जैसे कि अगेन टार्सल फेलेंजियस का हिस्सा जो आ गया। इसको भी अगर आप, मैं और डीप में अगर आपको लेके जाऊं तो और इससे में बढ़ जाएगा। फाइब्रस नाम से बढ़ता है, लेमेलियर से बच जाता है, वुमेन में बढ़ जाता है, डेंटाइन में बढ़ता है। तो कई प्रकार, डीप में आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती चली जाएंगी, ठीक है। और अभी हमारे जो काम का है वो सिर्फ इतना है कि हम अस्थि कितने प्रकार की होती है, कैसे उसका निर्माण है, और क्या उसका पूरा टर्मिनोलॉजी है। अस्थि निर्माण में कोशिकाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, वहां पे फिर मिनरल्स का यूनिफिकेशन होता है, उसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। जहाँ पे अस्थि बहुत घनाकार रूप लेती है, उसे ऑसिफिकेशन सेंटर बोलते हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, जो बड़ी अस्थियां होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो मैरो का निर्माण कर जाती हैं। और जो छोटी वाली अस्थि होती है, जैसे कान वगैरह की है, तो ये आपको इन जनरल, मतलब सिर्फ ये अपना डेवलपमेंट करके और फिर आपके शरीर के लिए इनका कोई मूलभूत योगदान नहीं होता है, इनका काम सिर्फ सपोर्टिव हो जाता है। तो अस्थि तंत्र को अगर आप देखेंगे तो बहुत स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। ये कि जैसे कान की जो अस्थियां है, स्टेपसिंकस मीलियस, इनका सपोर्ट ऐसा है कि कान को ऐसा आकार देना कि कोई भी आवाज बहुत तेजी से ये एब्जॉर्व कर सके, सुन सके एटलीस्ट, ठीक है। उसके अलावा जैसे नाक की अस्थि है, तो इसको इतना ही बाहर निकाला गया है कि आपकी सांस बखूबी अंदर आ जा सके। अब अस्थियों में कई बार डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, अस्थियां जो है वो ठीक प्रकार से फॉर्म नहीं रह पाती हैं, तो इसे ठीक करने का कई सारा तरीका है। सबसे पहले तो मिनरल चेकअप कीजिए कि मिनरल क्या है। विटामिन डी का अपना इसमें योगदान है आपके अस्थि के लिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी जब हम शुरू किए थे कि अस्थियों को सामान्यतः दो हिस्सों में एक और प्रकार से बांट सकते हैं, कि बाह्य स्केलेटल जो होता है, जो बाहरी स्केलेटल सिस्टम है, वो, और आंतरिक। तो बाह्य स्केलेटल सिस्टम का यही महत्वपूर्ण हिस्सा है, विटामिन डी को आपके त्वचा के माध्यम से अब्जॉर्व कर पाना। इसका सिर्फ इतना काम है, और बहुत पतली लेयर होती है एक्सोस्केलेटल में। इसमें नाखून वगैरह भी ले लिया जाता है, जो नाखून वगैरह है ना, वो भी एक्सोस्केलेटल का हिस्सा मानते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विटामिन डी को खींचना, और खींच के आपके शरीर के अंदर तक पहुंचा देना। जब एक बार विटामिन डी अंदर पहुंच जाता है तो फिर अस्थियां जो है, बाकी जो मिनरल तत्व है, वो सब फिर कार्य करना, अच्छे तरीके से कार्य करना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि हम लोग गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, जैसे विटामिन डी की गोली होती है। अब विटामिन डी की एक खासियत है, विटामिन डी किसी भी परिस्थिति में आपके शरीर के अंदर
गोलियों से नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वो निकलता ही सूर्य से है। तो सूर्य के प्रकाश से जब तक वो आपकी त्वचा पे नहीं पड़ेगा, जब तक वो सारी फॉर्मेशन को क्रिएट नहीं करेगा, तब तक वो बढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। ये क्या करता है कि दूसरे विटामिन से जो भी बचा कुचा है उसको निकाल के आपके शरीर में इधर का उधर करने का कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये हो गया इसका एक हिस्सा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योगा। योगा का क्या प्रभाव है अस्थियों के ऊपर। तो हमेशा याद रखिए, योगा क्या करता है, सबसे पहला काम जो है योग का है वो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना। जैसे ही आपके शरीर में उपापचय बढ़ेगी तो आपकी कोशिकाएं प्रॉपर कार्य करना शुरू कर देंगी। मैंने आपको कोशिकाओं का नाम इसीलिए लिखाया था। कोशिकाएं क्या करती हैं, जैसे ही आप कोई भी नाम जब लिखते हैं तो कोशिका बहुत जरूरी है। अब इसमें ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट तमाम कोशिकाएं हैं आपके शरीर में। ऑक्सीजन इनटेक आप बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि खून कोशिकाओं तक पहुंचेगा। ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो कोशिका पावरफुल बनेगी, और धीरे धीरे आपकी अस्थि जो है वो पावरफुल होती चलती चली जाती है। एक और चीज है इसमें, तेलों का बहुत अच्छा प्रभाव है। एक्सोस्केलेटल जो होता है, जो आपकी बाह्य त्वचा है, जब आप उस पे अच्छे तेल और अच्छी मालिश करते हैं तो वो भी अस्थियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। तीसरी चीज़ आती है इसमें कि योगा हो गया, और फिर आपका ये एक और जो जनरल टर्म्स होता है, अस्थियाँ कितनी होती हैं, तो 206। सबसे बड़ी अस्थि कौन-सी होती है, तो फीमर होती है। सबसे छोटी अस्थियाँ कहाँ की होती हैं, तो कान की होती हैं। ये सब जीके वाली जो कक्षा 5-6 में पढ़ाया करते हैं, वो सब आप स्वयं से देख लीजिएगा कि इसमें एज़ इन जनरल टर्म्स क्या होता है। तो ये अस्थि का पूरा क्रम है, कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा खत्म। अब बात आता है नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यू आएगा, तो हेडिंग डाल लीजिए नर्वस टिश्यूज, साथ में सिस्टम भी, नर्वस टिश्यू एंड सिस्टम भी। अब हम लोग नर्वस टिश्यू और सिस्टम को कल शुरू करेंगे। कल ये जानेंगे कि, क्योंकि एक दिन का वो पूरा सब्जेक्ट है, अगर मैं आज पढ़ा दूंगा तो कल फिर आप गायब हो जाएंगे उसको, और उसे भूल जाएंगे आप। ठीक है। तो अस्थि तंत्र का ये महत्वपूर्ण कार्य मैंने आपको आज बता दिया। बाकी डाइटरी और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के विषय में मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन ऐसे 5-7 मैसेज पड़े रहते हैं कि सर डाइट डाइट बना दिए, डाइट बना दिए, डाइट बना दी। अब मेरे पास इतना समय हो नहीं पाता कि मैं ये बताऊं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन मैं आपके लिए एक बार आपको पढ़ा दूंगा, और कि कैसे पूरा डाइट निर्माण कैसे किया जाता है, ताकि कभी आप अपने लिए भी, अपने जीवन में भी, और किसी अन्य के लिए भी, और अपनी परीक्षाओं के लिए भी इतने सज्ज हो सकें कि आप उन चीज़ों को जान सकें। एक और चीज़ है, अस्थियों में एक चीज़, जो दांत का हिस्सा होता है वो सामान्यतया छूट जाता है, परंतु प्रश्नों में कई बार आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 1-2 लाइन आप और ऐड कर लीजिए दांतों के विषय में। दांत लिख लीजिए, बस लिख लीजिए दांत, हेडिंग डालिए दांत, लिखिए दांत मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, इंसीजर दो ऐसे लिखिएगा, 2x2, माने 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है। इंसीजर 2 होता है, कैनाइन एक एक होता है। कैनाइन एक एक होता है। हर बड़े खिलाड़ी का आप देखिए, स्पोर्ट्समैन का दांत टूट जाता है। बताओ क्यों? एक्सेस मात्रा में एक्टिविटीज जब हो जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को देखिएगा, रिंकू सिंह बल्लेबाज, आप उनको भी देखिएगा। फुटबॉल में तो कई सारों के आप नाम नहीं जानते हो, नहीं तो मैं बताता हूँ। कई सारे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इस साइड का जो दांत होता है ना, ये यहाँ वाला, ये यहाँ पे बिल्कुल, ये जो होता है ये दांत टूट जाता है। एक कैनाइन का ही एक हिस्सा होता है जो गायब हो जाता है बाद में। ठीक है, क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। प्रीमोलर 2 और मोलर 3। प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ठीक है। हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो कृंतक बोलते हैं इंसीजर को, लिख लीजिए, थोड़ी हिंदी भी बची रहे इसी बहाने। कृंतक बोलते हैं इंसीजर्स को, रदनक बोलते हैं कैनाइन को, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक, और मोलर को चवर्णक, यानी चबाने वाला। तो कृंतक हो गया 2-2, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका रदनक जो है, जो कैनाइन का हिस्सा है, वो हो गया 1-1। प्रीमोलर जो है वो अगेन 2-2, अग्रचवर्णक, और जो रदनक, पूर्ण रदनक है,
जो पूरा रगड़ने के कार्य में आता है वो हो गया 3-3 के हिसाब से। ठीक है, दांत लिखिए, दांत मूलतः 3 हिस्सों में बटा होता है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। देखिए, दांतों के ऊपर डेंटाइन की एक परत होती है, डेंटाइन नामक उपास्थि की एक परत होती है, इसी में इनेमल का स्तर पाया जाता है। इनेमल का स्तर पाया जाता है, एक स्तर होता है, इनेमल का स्तर पाया जाता है जो दांतों को सुरक्षित रखता है, दांतों को सुरक्षित रखता है। लिखिए, दांत शरीर के सर्वाधिक ताकतवर अस्थियों में से एक है, ताकतवर अस्थियों में से एक है। और इसका जो ये इनेमल वाला जो हिस्सा होता है डेंटाइन का, यही सबसे ताकतवर होता है सारी अस्थियों में। ठीक है, हेडिंग डाल के रखिए अब तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को अगर मैं बहुत तेजी से पढ़ाऊं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस, आपका ब्रेन पूरा, फिर प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मिड ब्रेन, हेड ब्रेन, ये सारी चीजें आती हैं, सेरेब्रम, उसके बाद कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, और भी बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा जब आप तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अस्थि तंत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो मेरे से जनरली पूछ लीजिए, नहीं तो और कोई बात होगी मैंने और कोई सब्जेक्ट से संबंधित तो मुझे बताइएगा। हम लोग अपने समय से चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको 6 तंत्र में पढ़ाऊंगा आगे आने वाले 6-7 दिनों के अंदर। ठीक है, और आप सभी से विदा नवंबर अंत में लिया जाएगा। 30 नवंबर के दिन हम लोग जो है अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे और फिर 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक आप लोग तैयारियां करेंगे और 8 तारीख के बाद 9 तारीख को मैं एग्जाम लूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो मेरे एग्जाम के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। एक एग्जाम आप सभी लोग मेरे लिए भी दीजिए। 9 तारीख को हम लोग एग्जाम में बैठेंगे, 8 दिन आपको तैयारी करने का होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार।